नमस्कार, द वायर के इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एक्टर तिग्मांशु धूलिया, जिनको पहले नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी बहुत सारी चर्चित फिल्में हैं, जैसे उन्होंने दिल से के लिए डायलॉग लिखा था, पान सिंह तोमर उनकी फिल्म थी, साहब बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स उनकी फिल्म थी, बुलेट राजा उनकी फिल्म थी। ऐसी बहुत सारी उनकी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में भी हैं। आज वो दिल्ली में हैं अपनी नई फिल्म राग देश के ट्रेलर के लॉन्च के लिए। दिलचस्प बात यह है कि राग देश का ट्रेलर ऐसा पहला फिल्म ट्रेलर होगा जो भारत के पार्लियामेंट में रिलीज़ किया जाएगा। तो आइए हम उनसे इस फिल्म के बारे में और जानते हैं। तिग्मांशु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे इस फिल्म के नाम के बारे में बताइए। ये फिल्म है रेड फोर्ट ट्रायल्स के बारे में, जो 3 ऑफिसर्स का, इंडियन नेशनल आर्मी के 3 ऑफिसर्स थे, उनका ट्रायल्स चल रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसका नाम राग देश क्यों आपने रखा है? क्या इसके पीछे आपका सोचना था? इसका कारण ये है कि जो कि मुझको भी रिसर्च और स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक्चुअली में जो ये ट्रायल्स हुए थे रेड फोर्ट INA ट्रायल्स, ये आखिरी धक्का था ज़ोरदार अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि उसके पहले तो एक बहुत ही प्रोसीजरल और एक बहुत ही पॉलिटिकल एक नेगोशिएशन के थ्रू सारी फ्रीडम स्ट्रगल चला। बट सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, उन्होंने आर्म स्ट्रगल किया और 25,000 INA के फौजी मरे। तो देश को बनाने के पीछे ये है कि ऐसी कहानी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो राग यानी कि सॉन्ग, गाना, देश, कंट्री, सॉन्ग ऑफ द नेशन। देश एक्चुअली बना, मेरे हिसाब से देश आज़ाद हुआ इस वजह से, जल्दी नहीं तो 2-3 साल और रहते अंग्रेज़। तो ये फिल्म बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से आई? क्या ये आप बहुत पहले से सोच रहे थे या कुछ अभी रिसेंट घटनाओं के कारण आपको लगा कि अब ये फिल्म आपको बनानी चाहिए? नहीं, मेरे एजेंडे में, जैसे हर डायरेक्टर के कुछ होता है कि अभी फिल्म बना रहा हूँ तो प्रॉब्ली नेक्स्ट फिल्म ये बनाऊंगा। 2-3 फिल्में सबके एक तैयारी में रहती है, किसी की स्क्रिप्ट हो रही होती, किसी की रिसर्च हो रही होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं INA पे या सुभाष चंद्र बोस पे की फिल्म बनाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस से फिल्म बन चुकी थी एक पहले, श्याम बेनेगल जी की। तो गुरदीप सपल जो CEO है राज्यसभा के टेलीविज़न के, और ही इज़ द OSD टू द वाइस प्रेसिडेंट, उन लोगों के उसमें था प्रोसेस में कि वो लोग पहली बार फीचर फिल्म्स बनाएंगे। तो वो मुझसे मिले दिल्ली में इसी होटल में, और मैं किसी काम से आया हुआ था। उन्होंने मुझको 2 सब्जेक्ट्स दिए कि एक था सरदार पटेल के ऊपर और एक था ये। तो आई चोज़ दिस बिकॉज सरदार पटेल भी बन चुकी थी, और सरदार पटेल एक फिल्म थी जो मेरे ज़िंदगी की पहली फिल्म थी, जिसमें मैं असिस्टेंट था, केतन मेहता ने बनाई थी। तो मैंने कहा वो बन चुकी है, तो मैं रेड फोर्ट ट्रायल्स पे मैंने हामी भरी, मैंने कहा मैं ये करता हूँ। तो ये मैंने नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था, जिसको मैं, क्योंकि ये फिल्म रेगुलर बॉलीवुड का जो प्रोसेस है, जिस तरह के प्रोड्यूसर्स और कॉर्पोरेट्स हैं, जो कि मैं कभी उनके पास जाता कि मैं INA ट्रायल में, कोई मुझको बैक नहीं करता। तो मुझको लगा ये अपॉर्चुनिटी है आउट ऑफ बॉलीवुड, कोई मुझे मौका दे रहा है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा। तो ये ज़्यादातर फैक्ट्स पे बेस्ड होगा। उस समय क्या हुआ था? क्या आप वो कहानी दोबारा सुनाना चाह रहे हैं आज लोगों को कि उस समय हिस्ट्री में क्या हुआ था? उसमें आप, पर उसको ज़्यादा प्लेटेबल बनाने के लिए कुछ फिक्शन का एलिमेंट भी होगा उसमें? ज़रा भी नहीं। ये पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री स्टाइल होगी? डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बहुत एंगेजिंग और एंटरटेनिंग फिल्म है, इसीलिए मज़ेदार है कि फैक्ट्स के साथ अभी तो बहुत हिस्टोरिकल बनती है। जोधा अकबर गाना गा रहा है, और मोहनजोदाड़ो पता नहीं क्या अनाप शनाप बनता रहता है हमारे यहाँ। तो ये वो फिल्म है, एवरी सीन इज बैक्ड बाय सम रिटन डॉक्यूमेंट्री। कोई उंगली नहीं उठा सकता इस पिक्चर पे कि ऐसा नहीं हुआ था। वेरी वेल एक्सेप्ट एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है जो कि मैंने क्रिएट किया है, बिकॉज आई नीडेड समबडी जो कि इसके बारे में पता कर रहा है उस वक्त, बिकॉज सेंसरशिप थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 3 साल देश में सेंसरशिप लगी, अखबारों में कुछ लिखा नहीं जा रहा, अखबार पंखा बन गया था सबके लिए। तो सिर्फ एक वो जर्नलिस्ट का कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया, बाकी एवरीथिंग एल्स इज ट्रू। और इसके पीछे जो बहुत सारा रिसर्च किया होगा आपका, आप कितने टाइम से इस फिल्म पे रिसर्च कर रहे थे? इसके रिसर्च और स्क्रिप्ट लिखने में साल भर गया, क्योंकि एक्चुअली बहुत कुछ अवेलेबल है, तो रिसर्च ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैंने पान सिंह तोमर बनाई थी, तो पान सिंह तोमर के बारे में तो कुछ भी नहीं था कहीं, नथिंग वॉज अवेलेबल ऑन द नेट, नथिंग वॉज रिटन अबाउट हिम। सो उसकी रिसर्च करने में, ढूंढने में तो दिक्कत हुई, लेकिन रिसर्च जल्दी हो गई बिकॉज मटीरियल ही बहुत कम था।
इसमें तो इतना लिखा है, इतनी किताबें हैं, नेट पे इतना सब कुछ अवेलेबल है, आईने के लोग जिंदा हैं, सुभाष चंद्र बोस की फैमिली है, सब कुछ, तो आपको तो इतना सादा है, तो उसमें कर सबको समेटने में, सबको ढूंढने ढांढने में, तो वही इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आप आईएनए पे फिल्म बना सकते हो या रेड फोर्ट ट्रायल्स पे भी फिल्म बना सकते हो। तो आपकी फिल्म किस तरह से इस सब्जेक्ट को अप्रोच करती है? क्या वो सिर्फ वो जो लीगैलिटी था उस प्रोसेस का, ट्रायल्स के प्रोसेस का, वो है, या ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज निकल के आएंगी उन तीनों लोगों के फैमिलीज़ के बारे में, या किस तरह से? सब कुछ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग और उस तरह की फिल्म है, बिकॉज तीनों की पर्सनल लाइव्स भी हैं। उनके परिवार वाले चाह रहे थे कि ये लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग लें, उनको दोबारा फ़ौज में लिया जाएगा, माफ़ कर देंगे अंग्रेज़, वो कह रहे थे हम नहीं करेंगे। लक्ष्मी सहगल, प्रेम जैसे तीन थे, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। और प्रेम सहगल के साथ लक्ष्मी सहगल थी, वो दोनों मिले थे वाइल द आईएनए वाज बीइंग फॉर्म्ड, वो लोग मिले थे, बाद में दोनों ने शादी की, तो उनका एक लव इंटरेस्ट भी है वो पूरा है। तो मैंने अपने तीनों एक्टरों को कहा था, कुणाल कपूर इज़ प्लेइंग शाहनवाज खान, अमित साध इज़ प्लेइंग गुरबख्श सिंह ढिल्लों, और मोहित वर्मा एक नया एक्टर है, ही इज़ प्लेइंग प्रेम सहगल। मैंने कहा देखो कुणाल, यू आर माई अमिताभ बच्चन, अमित साध यू आर माई धर्मेंद्र, एंड मोहित यू आर माई शशि कपूर। तो ये तीनों के लिए एक मैंने कहा ये तुम्हारा रेफरेंस है और ऐसे ही करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पिक्चर में, सिर्फ यही नहीं है कि वो लीगैलिटी वाली बात जो आप कह रहे हैं कि ट्रायल में क्या हुआ, तो वो भी है, उनकी पर्सनल लाइफ भी है, फॉर्मेशन ऑफ आईएनए भी है, वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट। ये आईएनए तो बनी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही फौजी, 40,000 फौजियों ने निकल कर आईएनए बनाई थी। तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो अब टीज़र ट्रेलर में भी दिखता है कि भाई भाई के ऊपर गोली चला रहा था, उसी रेजिमेंट के लोग थे इधर भी, उसी रेजिमेंट के लोग इधर भी थे। उस कोई पंजाब रेजिमेंट का है तो वह आईएनए में चला गया, सामने पंजाब रेजिमेंट पे गोली चलानी है उसको, तो वो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो हिंदुस्तान में जब ज़्यादा कुछ पता नहीं था लोगों को, तो बहुत थोड़ी बहुत जब थोड़ी थोड़ी खबरें इधर उधर से आ रही थी, लोगों को लगते तो ये तो गद्दार लोग हैं आईएनए वाले। तो पूरा एक वे भी वो पिक्चर की स्पाइन जो है वो यही है कि वर द ट्रेटर्स और वर द रियल हीरोज़। कि राज्यसभा टीवी जनरली, मतलब आज तक मुझे नहीं लगता है कोई फीचर फिल्म में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, या हाँ उन्होंने एक टेलीविज़न शो बनाया था संविधान करके, जो श्याम बेनेगल ने किया था, बट हाँ फीचर फिल्म जो कि एक रेगुलर जिस तरह से रिलीज़ होती है फिल्म, ये भी तो आपसे उनकी बातचीत हुई होगी, क्या क्यों उन्होंने ये कदम लिया आखिरकार, उनका इसके पीछे क्या सोचना था? उनका सोचना ये था कि जैसे गुरदीप बोलते हैं कि एक्चुअली ये गवर्नमेंट का काम होता है जो कि आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री को प्रिजर्व करना, लोगों को दिखाना। ये कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर नहीं इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज उसके लिए मसाला फॉर्मूला फिल्म नहीं है, तो कौन करेगा? सरकार का दायित्व बनता है। उनका कहना बहुत सही बोलते हैं कि लोग म्यूज़ियम क्यों बनाते हैं? हम म्यूज़ियम बनाते हैं ताकि हिस्ट्री की वो सारी चीज़ें रखी हैं, लोग आएँ उनको देखें। ये कोई प्राइवेट आदमी तो म्यूज़ियम नहीं बनाएगा, तो इसलिए। पर सरकारी संस्थानों के साथ काम करने में यह भी कभी कभी खतरा होता है कि वो उनका कंट्रोल होता है इन्फॉर्मेशन पे, कि क्या वर्जन जाएगा उस पर उनका भी एक टाइट कंट्रोल होता है। तो क्या आपको काम करते वैसा कुछ लगा कि आप कुछ दिखाना चाह रहे हो जो शायद किसी कारण से आप और ज़्यादा पुश नहीं कर पाए उसको? देखिए क्या है कि मुझको कुछ लोग जानते हैं, और जो लोग मुझको जानते हैं वो इस तरह की गलती या हिम्मत नहीं कर सकते मेरे साथ, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। गुरदीप सपल और मैं शुरुआत से हम दोनों उस लेवल पे एक ही पेज पे थे। इसीलिए ये सब्जेक्ट भी चुनने का जो मैं तैयार हुआ करने के लिए, कि ये किसी तरह से कोई उस तरह की बात तो कह नहीं रही है कि किसी कम्युनिटी को या एक किस्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना, ऐसा है नहीं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लेकर आजकल बहुत लोग हमारे हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता नहीं है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो उनके भी आंखें खुलेंगी। लेकिन ऐसी कोई वो उस तरह का प्रेशर, बिकॉज पहले स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट दिखाई गई, ये स्क्रिप्ट है, तो जब एक बार स्क्रिप्ट पे हम लोग सहमति हो गई तो फिर उसको तो एग्जीक्यूट करने में से कोई कहीं से कोई मुझे प्रेशर नहीं आया। सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, बहुत सारे उनके प्रॉब्लमेटिक लाइसेंस बोले जाते हैं कि उन्होंने हिटलर के साथ या इटली में मुसोलिनी के साथ उन्होंने कोशिश की थी एक अलायंस बनाने की, तो उसको हर कोई उसको बहुत एक अच्छे स्पिरिट में नहीं देखता है, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है? आई थिंक ये
उनका एक ये पॉलिटिकल मूव था, और उस वक्त अगर हम आज उसको उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अगर हम सोचेंगे ठीक है आज 1942 है और 42 और 45 के बीच में ये पूरा जो सिलसिला रहा, उस वक्त देखें तो आपको गलत नहीं लगेगा। आज देख के अरे हिटलर इतना गंदा आदमी था, उसके साथ सुभाष चंद्र बोस ने क्यों हाथ लगाया, वो आज हम देखते हैं। लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन में देखें तो उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। मतलब एक डेस्परेट मींस टुवर्ड्स एन एंड। हाँ, दुश्मन मेरा दोस्त, अंग्रेज़ों का दुश्मन था हिटलर, जर्मनी, जापान। तो उनको लगा कि ये, और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी थी कि विदाउट आर्म्ड स्ट्रगल हम देश को आज़ाद नहीं करा सके, दैट वाज बेसिक। तो उनको जापानीज सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा जापान के सपोर्ट से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो पूरा वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जापानीज सपोर्ट के साथ हम आज़ादी फौज बनाएंगे, उनके सपोर्ट को लेकर के हम वील एंटर इंडिया एंड फ्रीडम मिलेगी हमको। तो आज लगेगा आपको कि हाँ हिटलर के साथ क्यों किया, बट उस वक्त ऐसा नहीं था। और आपके बहुत सारे स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े, इसमें आपने स्पेशली मेंशन किया है कि इसका एक मेजर फोकस ऑडियंस यंग लोग भी होंगे, कि यंग लोगों में वो एक रिबेलियन और एक पेट्रियोटिज्म का स्पिरिट जो है वो इंस्टिल भी शायद ये करे, इससे इंस्पायर हो शायद। अभी भी बहुत सारे इस देश में बहुत सारे छोटे मोटे सोशल मूवमेंट्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे बड़े स्टूडेंट्स मूवमेंट भी चल रहे हैं जो एक बहुत लोगों को बहुत इंस्पायरिंग भी लगते हैं। तो आपको क्या आपको इसमें भी रुचि है कि आगे आप कुछ इन सब को लें, क्योंकि आप पर्सनली भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपने स्टूडेंट डेज में इन्वॉल्व रहे थे, तो क्या आपको इसमें भी रुचि है कि कहीं जाके आप इतना, क्योंकि बहुत रिच एक प्रोटेस्ट का कल्चर अभी देश में चल रहा है, बहुत सारे मूवमेंट्स के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग फ्रिक्शन भी है, जिससे बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सकता है, जो शायद इसी तरह से, जिस तरह से एक पेट्रियोटिज्म और एक रेबेलियन का स्पिरिट जो आईएनए वाली स्टोरी करेगी, शायद उससे कहीं ज़्यादा अभी मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में जो मूवमेंट्स चल रहे हैं उससे ज़्यादा शायद और ज़्यादा कंटेम्पररी एक जो होता है ना अलग डेफिनेशन, अभी तो हम आज़ाद हो गए हैं तो पेट्रियटिज्म का डेफिनेशन भी हमारे लिए बदल गया है, और बहुत सारे पुशबैक्स भी हो रहे हैं। एक तरह का नेशनलिज्म का नैरेटिव ये भी चल रहा है कि कॉम्पिटिटिव हो गया है, कि मेरा नेशनलिज्म तुमसे बड़ा नेशनलिज्म है, तो बहुत मेनी पीपल हैव बीन पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल एंड हैव बीन फोर्स्ड टू प्रूव कि हम ज़्यादा पेट्रियोटिक हैं इस देश के लिए। तो उसके अगेंस्ट भी एक पुशबैक अभी के स्टूडेंट्स मूवमेंट का चल रहा है, अभी भी बहुत सारे यंग लीडर्स इमर्ज कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे टीवी न्यूज़ में भी। तो क्या आपको लगता है कि उसी जिस तर्ज पे आपने वो बनाया कि एक आप होपफुल हैं कि यंग लोगों में एक उस तरह का स्पिरिट आएगा, तो इस तरह में भी आपकी रुचि होगी कि क्या डाउन द लाइन शायद इस पे आप क्या इस तरह से आप देखते हैं अभी के प्रेजेंट? अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी काफ़ी सालों से क्या हो रहा था, और उसका एक कारण ये भी कि इतनी बायोपिक्स बन रही क्या है कि समाज में एज एन आर्टिस्ट मुझे अपना हीरो नहीं दिखता, काफ़ी टाइम से तो नहीं दिख रहा है कि यार ये लाइन ये एक तरफ से चल रही है, यंगस्टर्स ये सोच रहे हैं इन पे पिक्चर बनानी चाहिए। बहुत समय से मुझको लग रहा था यंगस्टर्स जो है मस्त थे, सब कॉफ़ी डे और सब मस्त है, लाइफ इज़ फाइन। और जितना भी कह लें कि देश उन्नति कर रहा है, देश मुझको तो लगता है काफ़ी क्राइसिस है। अब इस क्राइसिस में ही हीरोज़ निकल के आएंगे, तो शायद यू आर राइट, शायद मुझे समाज में अपना वो हीरो दिखे, या एक कुछ हीरोज़ का एक जत्था दिखे, एक समूह दिखे, और उस पर फिल्म डेफिनेटली बिल्कुल मैं सोचूंगा। तो ये हमारे देश की क्राइसिस की जो आप बात कर रहे हैं वो किस तरह से? जब से ये नया एक पॉलिटिकल एक पावर आई है, सब एक दूसरे से नाराज़ी है। ऐसी बातें जो लोग पहले कभी करते नहीं थे, जो मस्त थे, वो लोग आज हर आदमी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ही है, सब झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो एक लेमैन अगर देखे, तो मैं एकदम लेमैन की तरह बात करता हूँ, मैं बहुत पढ़े लिखे और या आर्टिस्ट डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर की बात नहीं करता, मुझे सब झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं सड़क पे। कहीं भी बैठेंगे, अगर पार्टी में भी हैं या कहीं दो लोग ड्रिंक पी रहे हैं शाम को, झगड़ा कर रहे हैं सब। तो ये झगड़ा क्यों होने लगा? क्या एक नया चलन है या पहले से भी ऐसा था या कुछ बढ़ गया है अभी? नहीं, ये पिछले कुछ सालों से है, ऐसा नहीं था पहले। अच्छा, और एक और सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। अभी बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स वगैरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। एक जो उनका कहना है कि एक कल्चर ऑफ सेंसरशिप आ रहा है फिल्म्स में भी, बहुत सारी चीज़ें वो जो दिखाना चाहते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको कट्स करने के लिए बोले जाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है?
क्या आपको भी ऐसा एज अ फिल्म मेकर आपको भी ऐसी परेशानी देखने को मिल रही है इंडस्ट्री में जो शायद बढ़ गई हो नए अपॉइंटमेंट्स के बाद, जैसे पहला नीलानी के आने के बाद? सेंसरशिप किन चीज़ों पे लगती है? देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर लोगों को आपत्ति होती है, सेंसर बोर्ड को या जो भी लोग बैठे हैं ऊपर। एक तो होता है कि आप फिल्म में अगर न्यूडिटी है, इस तरह की चीज़ है तो उस पर लगती है सेंसरशिप, या फिर वायलेंस है तो वायलेंस पे लगती है सेंसरशिप, या अगर आप कुछ ऐसी कुछ सेंसिटिव बातें करते हैं कि जिससे कुछ किसी ख़ास कम्युनिटी पे या कुछ में कुछ गड़बड़ उथल पुथल होने की संभावना बनती है। तो पर्सनली एज एन आर्टिस्ट, एज ए फिल्म मेकर, मैं अपनी फिल्मों में गाली गलौज करता नहीं हूँ। ये मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म में एक्टिंग की थी, वो डायरेक्टर था, उसने बोला गाली बको तो मैंने बकी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मेरी फिल्मों में गाली ना हो। मेरा आज तक मैंने किसी फिल्म में, जितनी भी 7-8 पिक्चरें बनाई मैंने, मेरी फर्स्ट फिल्म थी हासिल, विच वॉज जिसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स का पूरा एक माहौल था, उसमें इलाहाबाद में सेट थी। एक ज़रा भी गाली नहीं थी उसमें। पान सिंह तोमर जो कि बागी डकैत, एक भी गाली नहीं पिक्चर में। और वो मुझको लगता है वो चैलेंजिंग है मेरे लिए कि मैं, अगर आप एक किसी बुंदेली थी पान सिंह तोमर में, तो गाली आप क्यों यूज़ करते हैं? अपने इमोशन को थोड़ा पंक्चुएट करने के लिए, है ना। लेकिन अगर आप कोई देशज या कोई उस तरह की भाषा यूज़ करते हैं, उसमें अपने आप इतना पंक्चुएशन है हरियाणवी में या बुंदेली में या अवधी में या किसी भी उसमें, कि आपको एक्चुअली गाली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तो वो एस्पेक्ट हो गया, वो मैं कभी करता नहीं। दूसरा है वायलेंस। मुझे एक्शन फिल्में बचपन से पसंद है, आज भी पसंद है, तो वो होता है। तीसरी बात कि आप अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल बातें करें तो वो पॉलिटिकल बात करने वाले डायरेक्टर्स हैं कहाँ? तो वो एक ऐसा मुद्दा है कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं उस तरह की चीज़ें, तो उनको वो दिक्कत होती है। बाकी मुझे लगता है कि सेंसरशिप एक साफ, देखिए आप लोग मीडिया वाले बात करते हैं सेंसरशिप, मुझे प्रॉब्लम सेंसरशिप बोर्ड से कुछ और है। वो है कि दे आर रियली बायस्ड। जो बिग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर्स हैं उनकी पिक्चरें वो पास कर देते हैं। बाकी जो थोड़े नए छोटे बजट की फिल्में, उनके ऊपर वो अंकुश लगाते हैं। क्या कारण इसके बारे में कोई मीडिया हाउस बात नहीं करता। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अब इसके पीछे होंगे बहुत सारे कारण। सिर्फ पैसा है या और भी उनकी कुछ पर्सनल पॉलिटिकल? इवेंचुअली फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी, जैसे कि राजनीति में हर पॉलिटिकल में होता, वही है। दादाजी बनाते थे, उनके बेटे बना रहे, तो ये फैमिली है, सब फैमिली। वहाँ पे जो मेन पावरफुल लोग हैं वो फैमिली वाले लोग हैं, है ना। आप बचपन से उनके स्कूल में हम लोग पढ़े, मेरा दोस्त ऋतिक रोशन है, मैं डायरेक्टर बन गया, ऋतिक मेरी पिक्चर में एक्टिंग कर लेगा, यही सब हो रहा है। तो हम लोग जो बाहर से आए हुए हैं उन लोगों को होती है प्रॉब्लम। पर सेंसरशिप में मैं सिर्फ गालियों का इस्तेमाल पे बात, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। मैंने एक पिक्चर बनाई थी साहेब बीवी और गैंगस्टर, जब मैंने पार्ट 1 बनाई थी तो उसमें न्यूडिटी थी थोड़ी, ठीक है। तो ए सर्टिफिकेट मिल गया, मैंने कहा चलो ठीक है। आज तक वो सैटेलाइट में नहीं आ पाई है, तो ए सर्टिफिकेट मिल गया। जब मैंने पार्ट 2 बनाई तो मैंने कहा कि यार इसमें बिल्कुल ये न्यूडिटी नहीं रखेंगे, बिकॉज ए सर्टिफिकेट मिल जाता है, सैटेलाइट बिकता नहीं है, वही एक्चुअल रेवेन्यू है हमारा जो कमाई है। तो हमने उसमें कोई न्यूडिटी नहीं रखी, एक साफ़ सुथरी पैलेस इंट्रीग वो सब था उसमें। बट उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं ए सर्टिफिकेट। मैंने कहा क्यों दे रहे आप मुझको ए सर्टिफिकेट? कहता आपका थीम एडल्ट है। अरे मैंने कहा थीम एडल्ट, उन्होंने दे दिया ए सर्टिफिकेट। अब ये बताइए अभी कहाँ का न्याय है? यही मैं बोलना चाह रहा था कि अभी बहुत सारे फ्रिवलस एक्सक्यूजेस के कारण सेंसर बोर्ड को देखा जा रहा है कि बहुत एक रेकलेस तरीके से सर्टिफाई करने में फिल्म को, या कट्स लगाने के लिए, जैसे आप इंटरकोर्स वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने वर्ड्स की लिस्ट जारी की थी, ये सब जो कि बहुत ही देखा जाए तो रिडिकुलस है। उनका काम सेंसरशिप करना तो है नहीं, सर्टिफाई करना है। और आप बोल रहे हैं कि सर्टिफाई करने में भी एक पॉलिटिक्स है कि वो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को, हाँ उनको सेंसरशिप। देखिए हिंदुस्तान जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जो ताना बाना है, इसका जो फैब्रिक है, वो उतना मधुमक्खी का छत्ता, उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए। सब गो है, रहने दिए उसमें, तो सब जी रहे हैं, सब मस्त है। तो यहाँ पे ऐसी कोई अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं, आप फिल्म बनाते हैं, करते हैं, तो ये तो मैं मानता हूँ कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कभी किसी समुदाय को आप ठेस पहुँचाएं, उसकी वजह से कोई राइट सिचुएशन हो जाए, मार काट पे लोग उतर आए, ये पॉसिबल है। तो एज एन आर्टिस्ट, एज ए फिल्म मेकर, लोगों को इस पर तो डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए और उस पर सेंसरशिप 100% होनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ। बाकी चीज़ों पे लोगों से वो तो हमारा एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल भी
19(1)(a) में जो हमारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, उसी की बात आप एग्जैक्टली कर रहे हैं कि कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना, देश के इंटरेस्ट को देखना। पर कुछ अलग से तो सेंसर बोर्ड का इसमें रोल नहीं होता है, वो बस कॉन्स्टिट्यूशन को ही गार्ड कर रहे होते हैं एक तरह से। अब हाँ बिल्कुल, अब फिर फिल्म मेकर किसी आर्टिस्ट का अपना खुद की एक विजडम होती है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो इस पे सेंसरशिप है लगती है, लेकिन आजकल हम इस सेंचुरी में जी रहे हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, जिसको देखना है देख सकता है। हम क्यों सेंसर, बड़ी हुज्जत का काम होता है आपको सेंसर से पास कराना आजकल फिल्म में। अगर ज़रा भी फिल्म आपकी वो शावा टाइप की नहीं है अगर, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर आपकी फिल्म के पास अगर हम वापस जाएं तो आपको अभी तक क्या रिसेप्शन मिला है? जिनको भी आपने इस फिल्म के बारे में बताया है, क्या कुछ एक क्रिटिसिज्म भी इसका कुछ सामने आया है? अभी तक तो हमारा अभी तक तो सिर्फ टीजर ही बाहर आया है, वो 45 सेकंड का। नहीं, इंडस्ट्री में भी आपने बहुत लोगों को स्क्रिप्ट बताई होगी? नहीं, इंडस्ट्री में ज़्यादा पता ही नहीं इस पिक्चर के बारे में लोगों को बन रही है। अच्छा, वो अच्छा है, तो इस पे कुछ ज़्यादा बज़ नहीं है इंडस्ट्री में अभी तक तो उतना नहीं है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे रिस्पॉन्स आगे? आपको क्या लग रहा है इसमें? मैं बहुत होपफुल हूँ, मेरा भी इस देश से वो नहीं, विश्वास उठा नहीं है। मैं बहुत होपफुल हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि कई लोग तो रो दिए टीज़र देख करके, सच बता रहा हूँ मैं, कई लोग आंसू निकल आए, बहुत इमोटिव था भी वो। तो जिनको पता है इस इतिहास के इस पन्ने के बारे में, वो ज़रूर देखेंगे। और जिनको पता चलेगा, जहाँ आपके इंटरव्यू से और जगह हम लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे लोगों को जब लोग अवगत होंगे, उनको थोड़ा पता चलेगा, और वो लोग देखें उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जब मुझको खुद, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मुझको इतना नहीं पता था आईने की डिटेल्स के बारे में। मुझको लगता था हमको आज़ादी मिल गई ऐसे ही यार, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके नेगोशिएशन टेबल पे बात करके, और ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स। और हमने तो आज़ादी के लिए कोई खून बहा ही नहीं यार, ये तो बह क्राइसिस ही नहीं देखी हिंदुस्तान ने। इस तरह की बातें मैं भी किया करता था। जब इसके बारे में रिसर्च की पता किया, यार कितने लोगों, 25,000 आईने के सोल्जर्स मरे, 25,000 खून दिया है ऐसा, तो लोगों को पता चले कि यार ये आज़ादी यूं ही मुफ्त में नहीं मिली है, और जो हम आज़ादी लोगों ने खून देकर हमको मिली, कम से कम उस आज़ादी का को वैल्यू दें, हम उसको थोड़ी तरजीह दें। तो आपने जो इस फिल्म के लिए रिसर्च किया है, उससे आपको एक उस समय राष्ट्रवाद और पेट्रियटिज्म का एक जो स्पिरिट समझ में आएगा, वो आज़ादी के मूवमेंट से निकलता हुआ एक स्पिरिट आप अभी समझे होंगे उससे। और अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे आए, तो राष्ट्रवाद का एक बहुत लोगों का एलिगेशन है कि शायद वो मतलब नहीं रह गया है, ये एक किसी तरह से इसको रिड्यूस कर दिया गया। आजकल के लोग तो 1857 को भी बोल रहे हैं कि वो भी एक तरह से किसी की चाल थी। मुझको लगता है कि आईएनए का जो पूरा था, वो एक 1857 जो भी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, वो इट वाज अ रिपीट ऑफ 1857, जब हिंदू मुसलमान मिल के लड़े। तो अभी आपके लिए पर्सनली राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, क्या मायने हैं उसके? पेट्रियटिज्म, राष्ट्रवाद, बहुत भारी भारी शब्द हैं ये, तो आपके लिए पर्सनली, सबके लिए, आजकल तो बहुत लोगों के लिए बहुत अलग चीजें मीन करती हैं। ये टाइम क्यों आ गया कि मुझको राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाने का, परिभाषा समझानी पड़े कि मुझे नहीं मालूम राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। नहीं, ये मैं इस फिल्म की स्पिरिट में ही पूछ रहा हूँ कि एक बहुत पेट्रियाटिक और रिबेलियस स्पिरिट से ये फिल्म बनी है, और अगर हम उसको कंट्रास्ट करें अभी के हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन पे, तो पेट्रियटिज्म को लेके और राष्ट्रवाद को लेके बहुत झगड़ा हो रहा है, तो आपके लिए उसका क्या मायने है, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। इसमें एक सीन है कि सुभाष चंद्र बोस अपने कुछ, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मलाया, पूरे सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, पूरे हिंदुस्तानी लोग बहुत थे, यू नो, सिख, साउथ इंडियंस, बहुत से ट्रेड होता था, बहुत सारे थे। तो वहाँ पे एक चेट्टियार मंदिर में सुभाष चंद्र बोस अपने कुछ ऑफिसर्स लोगों के साथ गए, जिसमें कुछ मुसलमान भी थे। उनका मेजर जनरल था, मेजर किया नहीं, वो भी था। तो वहाँ के जो पंडित, उन्होंने कहा नहीं बाहर, तो 2-3 मुस्लिम बाहर आ गए। तो सुभाष चंद्र बोस को पता चला बाहर आ गए वो। उनका मैं नहीं जाऊँगा इस मंदिर के अंदर, कहते मुझे पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करती हूँ, हिंदुस्तान में तो सब तरह के लोग रहते हैं, लगता है हम आपके भगवान के लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं आइए। तो सबको लेके गए, सबको टीका लगा, जैसे टीका लगा कि बाहर आ रहे थे सुभाष चंद्र ने अपना टीका हटा दिया, सबका पोष। कहते हैं हमको हमारे चेहरे पर हमारा धर्म नहीं नजर आना चाहिए, वरना हिंदुस्तान बनने से पहले बढ़ जाएगा। ये है ये फिल्म। अच्छा,
तो फिल्म के बारे में मुझे बस यही सवाल थे। आपको अगर हमारे दर्शकों को कुछ एक मैसेज देना हो इस फिल्म के बारे में, कुछ अपील करनी हो, तो आप कर सकते हैं। मैं क्या मैसेज दूंगा, आपका वायर जो है वो बहुत मैं देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। एक अच्छी आवाज़ है और लोगों तक पहुँच रही है। इसके मेरे कई दोस्त देखते हैं इसको, मेरे फैमिली वाले देखते हैं इसको। तो वायर में जो भी वायर को इसको इस चैनल को देखते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा इवॉल्व लोग हो, समझदार लोग हो, आप लोग आएँ, फिल्म देखें रागदेश। और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगी। तो इस तरह की आवाज़, इस तरह की बातें, पेंटर्स, पोएट्स, प्ले राइट्स, हम सबको मिलके इस तरह की बातें करनी चाहिए। अब ज़रूरत है इसकी। शुक्रिया तिग्मांशु जी अपना समय देने के लिए। तो हम अपना इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करेंगे। इनकी फिल्म 28 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। 28 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, तो हम आशा करते हैं आपकी फिल्म बहुत अच्छा करे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमारे इंटरव्यू से भी हमारे दर्शकों से अपील है कि जाके फिल्म को देखें, ज़रूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू।